हेलो व्यूअर्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर मुस्लिम कम्युनिटी को बार बार गौर और फिक्र करना चाहिए। बार बार आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ सोल्यूशन निकल करके आएगा, क्योंकि जो चैलेंजेस आपके सामने आज हैं उनका हल आपके पास क्या है, किस तरीके से आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा और उस महाराष्ट्र के इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी के लिए भी लोगों ने वोट किया, उसके लिए अपील भी की गई और ठीक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM ने भी इलेक्शन लड़ा। लेकिन कुल हासिल आपके पास क्या आया? आपके 10 विधायक जीत करके आए हैं, अलग अलग पार्टी के बैनर से आए हैं। अगर आप MIM को देखें तो सिर्फ 16 सीटों पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1 सीट वो जीतने में कामयाब रहे। और साथ ही साथ अगर आप देखें अलग अलग पार्टी से तो 9 विधायक अलग से चुन करके आए हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, NCP के भी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपकी पॉलिटिकल पावर है, जहां 12-13% आपका वोट है। उसके बाद आपने ये अचीवमेंट किया है और इस स्ट्रेंथ के साथ, इस पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ, वो भी डिवाइडेड है कि 10 विधायक आपके किसी एक बैनर के नीचे नहीं है, किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। आप महाराष्ट्र में क्या अचीव कर सकते हैं? और ठीक यही आप एग्जाम्पल पूरे देश में अप्लाई कर सकते हैं। यही सिचुएशन पूरे देश की है ऑलमोस्ट। MIM लगातार इलेक्शन लड़ती है मगर उसको उस तरीके का मुस्लिम सपोर्ट भी नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो उनकी कामयाबी कितनी बड़ी होगी इसको आप अज्यूम कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसका सलूशन आपके पास क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप किसी गवर्नमेंट को बना नहीं सकते हैं, किसी गवर्नमेंट को हटा नहीं सकते हैं, और आप जिन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम या पार्टीज आपके साथ आपके इश्यूज पर कितना मुखर होकर के सामने आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। संभल में अगर राइट हुआ तो इस चीज को देखने की जरूरत है, बहराइच में अगर राइट हुआ तो इस चीज को देखने और समझने की जरूरत है कि जिनको आप अपना लीडर मानते हैं, जिनको आप ये कहते हैं कि ये सेकुलर लीडरशिप है, वो सेकुलर लीडरशिप और उस सेकुलर लीडरशिप का जो वोटर है, जिनके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, क्या वो आपके साथ खड़े हुए? क्या इस तरीके की कोई अपील जो अलग अलग कास्ट की कम्युनिटीज हैं वो उभर करके सामने आई, उन्होंने ये बात कही कि नहीं, जो कुछ संभल में हुआ वो गलत हुआ है और हम मुसलमानों के साथ हैं? ऐसा तो आपने देखा नहीं। और आप इन सेकुलर पार्टीज के साथ किस लिए जाते हैं? क्योंकि आपको वोट करना होता है इनके रिजर्वेशन को बचाने के लिए। देखिए, मुसलमानों को OBC से प्रॉब्लम नहीं है और मुसलमानों को इस देश के किसी भी नागरिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएटेड की हुई हैं एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर। आप एक पॉलिटिकल एलिमेंट हैं, आपका इस्तेमाल एक पॉलिटिकल फॉर्डर के तौर पर हो रहा है। आप क्या मुसलमान इस देश का रिजर्वेशन के लिए कोई आंदोलन कर रहा है? क्या मुसलमान इस देश का आंदोलन रोजगार में हिस्सेदारी के लिए कर रहा है कि उसकी हिस्सेदारी रोजगार में क्यों नहीं है, उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है? या तमाम तरीके के इश्यूज, लिंचिंग का इशू आया, कोई मुसलमानों ने बंद किया, कोई मुसलमानों ने इस तरीके की तहरीक, आंदोलन, मूवमेंट चलाया कि इस तरीके का मैटर क्यों आ रहा है? इवन सर्वे भी जो हो रहे हैं उस सर्वे में आप इनोसेंट हैं, आपके साथ एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप संभल में देखें, आप सुकून से वहां मस्जिद थी, नमाज पढ़ रहे थे, मगर एक सर्वे आता है और आप उसके लिए भी लीगली जो है तैयार हैं कि हाँ, हम रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमें मौका तो मिले कि हम कोर्ट जाएं। आप ये बात कह रहे हैं तो आपका तो कोई इशू ही नहीं है, आप कहीं पिस रहे हैं। और इस पिसने की जो वजह है उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आपकी प्रॉब्लम्स का हल नहीं होने जा रहा है। आप इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम का जब तक हिस्सा रहेंगे, आप OBC के साथ जब अपनी सॉलिडेरिटी को दिखाएंगे, तो आपके साथ एक इस तरीके का पॉलिटिकल बिहेवियर आएगा जिसमें आपके लिए सर्वे भी होंगे, जिसमें लगातार बाबरी मस्जिद जैसे इश्यूज उभर कर आपके सामने आएंगे, लिंचिंग आएगी, गौकशी से जुड़े हुए मामले आएंगे। इस देश में एक सरकार है, वो सरकार चाहे तो पूरे देश के लिए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बना सकती है, गाय के मांस के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका गाय के व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जुड़ना भी नहीं चाहता है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के ऊपर गौकशी का इल्जाम भी है और डेफिनेटली मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? लगातार ऐसे तमाम लोग मिलते हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं और गौकशी से जुड़े हुए पाए जाते हैं और पुलिस लगातार उनको अरेस्ट करती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी करती है। तो ये वो सारे इश्यूज हैं, इनको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि इस तरह के इश्यूज क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं। असल प्रॉब्लम आपको जानना और समझना होगा, रूट काज में आपको जाना होगा। और रूट काज क्या है? रूट काज बहुत ही क्लियर है कि इस देश में एक 80s के बाद लगातार इस तरीके के आंदोलन हुए जिसमें रिजर्वेशन की मांग उठी।
और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के चलते मुसलमानों में एक कहीं ना कहीं जब वो कांग्रेस से नाराज हुए, क्योंकि एक मैटर पूरा आया, बड़ा उसकी हैंडलिंग जो हुई बड़ी ही इमैच्योर तरीके से हुई। एक ट्रिपल तलाक का मैटर था, वो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, शाबानों का मैटर आया और उस पर जिस तरीके से मुस्लिम्स रिएक्शन आई, और फिर एक अमेंडमेंट बिल आया गया, वो एक्ट बना, और फिर उस एक्ट के बाद फिर हिंदुओं को अपीस करने के लिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने मस्जिद का ताला खुलवाया, शिलान्यास कराया, और आपके सामने वो सारी चीजें। फिर 89 में कांग्रेस की सरकार जाती है, वीपी सिंह सरकार बनाते हैं, ये वाम मोर्चा की सरकार बनती है, और वो सरकार आने के बाद फिर वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का आना, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू होना, और फिर मंडल के काउंटर के लिए कमंडल का आना, और लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर के निकालना, वो सारा देश का वातावरण बदलता चला गया। और उस सारे वातावरण में कहीं ना कहीं मुसलमान घिरता चला गया। मुसलमान को समझ ही में नहीं आया, क्योंकि आपके पास कोई लीडरशिप नहीं थी। आपने कांग्रेस को छोड़ा और ये जो सेकुलर पार्टीज थी इनको पकड़ लिया, और इन सेकुलर पार्टीज का सेकुलरिज्म से जितना ज्यादा वाबस्तगी थी, उससे कहीं ज्यादा इनका मकसद अपने रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करना था, अपनी कम्युनिटीज को, अपनी जातियों को कैसे ज्यादा से ज्यादा आरक्षण का लाभ दिलाया जा सके, कैसे उनकी हिस्सेदारी राजनीति में और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बढ़ाई जा सके, उनका एम्पावरमेंट किया जा सके, उसमें वो लग गए। आपको कुछ नहीं मिला, आपका कोई एम्पावरमेंट नहीं हुआ, आपका रोजगार में किसी तरीके की हिस्सेदारी नहीं बढ़ी। हाँ, प्रतीकों की जो लड़ाई, सिंबल्स की जो लड़ाई कांग्रेस आपके लिए करती थी, जिसके ऊपर आपके ऊपर अपीजमेंट का इल्जाम लगता था, वो अपीजमेंट की पॉलिसी जो है इन सेकुलर पार्टीज ने उठाई, और आज भी आप वहीं खड़े हैं। आपके पास अल्टरनेट क्या है? देखिए, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, नो डाउट वो एक्ट आया, पास किया गया, मगर उसमें एक लूप था। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो वो एक लूप था, और वो लूप छोड़ा गया या छूट गया, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिसके चलते इस तरीके के सर्वेस की जो है आप बाहर आप देख रहे हैं। तो ये क्यों होता है, किस लिए किया जाता है? आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के विवाद में इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस दी, और कहा कि सेकुलरिज्म भारत का जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद भी एक ऑब्जर्वेशन, ओरल ऑब्जर्वेशन, उस समय के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो ये कहते हैं कि आप चरित्र को, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेचर तो बदलने नहीं जा रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि आप संभल जैसे इंसिडेंट्स को देख रहे हैं, आज अजमेर शरीफ की दरगाह भी आपके सामने है, उसका भी सर्वे होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो सिचुएशन है रुकने नहीं जा रही है, ये ऐसी कंटिन्यू करेगी। और कल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, डेफिनेटली वो जजमेंट उसकी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन अगर आप उस जजमेंट में देखेंगे तो कुल मिलाकर के एक तरीके का विन विन सिचुएशन अभी के स्टेटस पर अगर देखा जाए तो सभी के लिए। आप लोअर कोर्ट के आदेश के ऊपर रोक लगा दी गई है कि वो कोई फर्दर आदेश जारी नहीं कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो सर्वे की रिपोर्ट को एडमिट कर सकते हैं और वो सील्ड लिफाफे में जाए। तो यानी एक प्रक्रिया यहाँ पर आ गई। मानो से ये कहा गया कि आप जाकर के हाई कोर्ट में अपनी बात रखें, एक हायरार्की है जुडिशियल, और उसको फॉलो करते हुए वहां पर आए। यूपी गवर्नमेंट को और जिला प्रशासन को आदेश दिया गया कि वो पीस और हार्मनी बनाए रखे रहें, और साथ ही साथ पीस कमेटियों का गठन करें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इसकी पेंडेंसी को अपने पास भी रखते हैं, ये हमारे पास भी रहेगा, और एक तरीके से जुडिशियल ओवरसाइट बना रहेगा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करेगा। तो कुल मिलाकर के सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने कल सेटिस्फाइड करने की कोशिश करी। अब हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, पक्षकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए रास्ता है, उस पर सर्वे पे कोई रोक लगाई नहीं गई है, ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है कि मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रख सके। मुसलमान पक्ष ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये जीत है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पॉइंट को समझा है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर आप बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद को देखें तो लोअर कोर्ट में भी ये मुकदमे चल रहे थे, हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुकदमा था, और फाइनली जजमेंट क्या आया वो आपने देखा। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी एजुकेशन क्या होगी, हम हमारे पास ना तो इसका रिसोर्स है, ना कम्युनिटी की लीडरशिप में उतनी विजनरी अप्रोच है, और ना हम उधर कोई ध्यान दे रहे हैं, हमारा उधर ध्यान ही नहीं है। हम तो अपनी सिर्फ जान माल की सुरक्षा के लिए और अपनी इबादत गाहें जो हैं, जो आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, और जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने में ही हमारा पूरा फोकस लगा हुआ है, और उसी के ऊपर आपको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है, और जिसकी बुनियाद पर पोलराइजेशन हो रहा है। और आप इलेक्शन में का एक फॉर्डर है, क्योंकि
आपका रोल अब इलेक्शन में तो नहीं है। ये चीज मुस्लिम कम्युनिटी को समझनी पड़ेगी कि आपका कोई इलेक्शन में रोल नहीं है। अगर आप वोट डालने जाएंगे भी तो जिस तरीके से वोट डालने के दौरान अब प्रशासन की भूमिका सामने आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज बनता जाएगा आने वाले चुनावों में, अगर इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई रोक नहीं लगाता है। क्योंकि जिस तरीके की अभी बाईपोल इलेक्शन में विजुअल्स जारी हुए, आए सामने, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुए, उनको देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आपके लिए वोट डालना, वो भी इंटीरियर्स में जाके वोट डालना, कितना मुश्किल होगा? कब तक आप संघर्ष करेंगे? तो क्या मुसलमान वोट ना दे? क्या मुसलमान अपने इस राइट को छोड़ दे? ये बड़े सवाल हैं और सवाल मुसलमानों को अब करना चाहिए, सवाल खुल के करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम गवर्नमेंट से भी सवाल करें और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करें, सवाल उठाएं कि आखिर इस देश का मुस्तकबिल क्या है और उस मुस्तकबिल में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनका प्लेस क्या होगा। इस पर खुल के अगर आप बात नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली आने वाला वक्त जो है वो और ज़्यादा आपके लिए डार्क होने जा रहा है। ये ऐसा लोगों का मानना है। कैसा लगा ये एनालिसिस? कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।